और शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बढ़ती महंगाई से जहां हर कोई आजिज है, वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी स्वीकार किया है कि खाद्य पदार्थों की 22 वस्तुओं पर महंगाई बढ़ी है। ये वित्त मंत्री का बयान है। जेटली ने राज्य सरकारों को बढ़ती महंगाई पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही जमाखोरी से सख्ती से निपटने को कहा गया है। उनके मुताबिक महंगाई के लिए जमाखोरी और कमजोर मानसून की आशंका जिम्मेदार है। इससे पहले कमजोर मानसून की आशंका व्यक्त की जा चुकी थी और अरुण जेटली के नजरिए से तर्क यह है कि इस बात को मद्देनजर रखते हुए जमाखोरी शुरू हो गई है और वजह यह है कि जमाखोरी के कारण महंगाई बढ़ रही है। खासतौर पर खाद्य पदार्थों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें महंगाई बढ़ी है। राजस्थान का भी इसमें जिक्र किया गया है। यह महत्वपूर्ण चीज मैं जोड़ूंगा यहां पर। राजस्थान में जमाखोरी को लेकर चिंता जताई गई है उनकी तरफ से। आलू, प्याज, ये वो दो सब्जियां जो कि लगातार मुंह चिढ़ा रही हैं। वहीं चावल बड़ी मात्रा में बाजार में उतारने की तैयारी है। आलू प्याज के निर्यात पर बढ़ावा नहीं होगा। ये दरअसल कोशिश है कि किस तरह से सरकार महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और जरूरत अगर पड़ी तो दालों का आयात किया जाएगा। प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य तय किया जाएगा और निर्यात के लिए आलू की कीमत तय की जाएगी। चावल बड़ी मात्रा में बाजार में उतारेंगे, ये कहा है। और राज्यों में जमाखोरी पर नजर रखी जाएगी। खासतौर पर राजस्थान और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों का जिक्र किया गया है। आलू प्याज के निर्यात पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जमाखोरी पर कहा गया है राज्यों से कि वो नजर रखें और जरूरत अगर पड़ती है केंद्र सरकार को तो दालों को आयात किया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने महंगाई रोकने के लिए 3 बड़े उपाय बताए, जिनमें से पहला उपाय बताया कि सरकार के सभी बड़े विभागों के साथ मीटिंग की गई है और महंगाई रोकने पर सभी की राय जानने की यहां पर कोशिश की गई है। में एक बैठक हुई जिसमें जितने भी विभाग सरकार के उन चीजों के साथ संबंध रखते हैं जिनकी कीमतों में कुछ बढ़ोतरी दिखी गई है, वो सब वरिष्ठ मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी, राधा मोहन सिंह जी, निर्मला जी, सब लोग वहां मौजूद थे। विभागों के सचिव, प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव सब मौजूद थे और वहां देखा गया कि 22 कमोडिटीज ऐसी हैं जिस पे सरकार नजर रख रही है। उसमें 4-5 ऐसे कमोडिटीज हैं जिसमें कीमतों में थोड़ी बढ़ोतरी नजर आई है। वित्त मंत्री ने दूसरा उपाय यह बताया कि राज्य जमाखोरी को रोकें तो महंगाई को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है। जहां जहां होर्डिंग है और इसलिए उसके होर्डिंग की जा रही है कि लोगों को उम्मीद है कि शायद इस बार मॉनसून पूरी ना हो, तो उन राज्यों को सलाह दी जाए कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जो मंडियां हैं, जो फ्रूट और वेजिटेबल केवल मंडियों के माध्यम से जाता था, राज्यों को सलाह दी जा रही है कि उसको डीलिस्ट करें ताकि खुले बाजार में भी जा सके। दिल्ली के संबंध में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यह सलाह दी जाएगी, कल इसको डीलिस्ट कर दिया जाए। वित्त मंत्री ने तीसरा उपाय यह बताया कि राज्य अपने हिसाब से जरूरत की चीजें बाहर से आयात कर सकते हैं और ये एक वजह बन सकती है कि महंगाई पर काबू पाया जा सके। आलू और प्याज के ऊपर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस, ताकि वो एक्सपोर्ट उसका डिस्करेज किया जाए। प्याज दिल्ली जैसे शहरों में सरकार अपने पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम के माध्यम से उसको दिल्ली लाए और मदर डेयरी बूथ्स और अन्य बूथ्स के माध्यम से इसको डिस्ट्रीब्यूट करे। चावल बड़ी मात्रा में बाजार के अंदर रिलीज किया जाएगा और जहां तक दालों का और एडिबल ऑयल, खाने वाले तेल का संबंध है, राज्यों को लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाएगी कि कभी भी अपने राज्य में वो इसकी कमी महसूस करें
तो इसको डायरेक्टली बाहर से मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये 2 आइटम ऐसे हैं जो देश के बाहर से बड़ी मात्रा में आते हैं। और आज एक बड़ी खबर जो लगातार दिन भर सुर्खियों में बनी रही कि क्या निजाम बदलने वाले हैं, क्या तो तमाम राज्यपाल हैं जो कांग्रेस से संबंध एक जमाने में रखा करते थे उनको बदला जाएगा। तो सवाल यही कि क्या निजाम बदलने का वक्त आ गया है। बदली सरकार, अब बदलेंगे निजाम। केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी ने इस्तीफा दे दिया, तो वहीं असम के राज्यपाल जेबी पटनायक और कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के भी इस्तीफे को लेकर लगातार खबरें बनती हुई दिखाई दी। कड़े फैसले और कड़वी दवा जैसे कुछ जुमले हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से आए। कड़वी दवा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए कही, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। दरअसल जब सरकार बदली तो कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे राजनीतिक गलियारों के लोग हैरान रह गए। शुरुआत साउथ ब्लॉक से हुई, जहां पहले यूपीए सरकार की 4 समितियों को भंग कर दिया गया और अब हर राज्य में बैठे उनके निजामों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने सबसे पहले अपना इस्तीफा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजा। इसके बाद 6 और राज्यपालों के नाम भी उभरे। बंगाल के राज्यपाल एमके नारायणन, केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित, राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट आल्वा, गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल, महाराष्ट्र के राज्यपाल शंकर नारायणन और त्रिपुरा के देवेंद्र कुमार। आपको बता दें कि कमला बेनीवाल और नरेंद्र मोदी की कभी पटी नहीं। अपने सीएम कार्यकाल के दौरान राज्यपाल कमला बेनीवाल ने हमेशा मोदी पर राज्य में लोकायुक्त नियुक्त न करने का आरोप लगाया, तो उधर राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट आल्वा पर भी इस्तीफा देने का दबाव बन रहा है। एक और जहां बीएल जोशी ने इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया, तो वहीं बाकी के राज्यपाल इस्तीफे को लेकर अड़ गए हैं। खैर, शहंशाह और निजाम की लड़ाई में चलेगी किसकी, ये तो सबको पता है, लेकिन मुद्दों को हवा देना ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। और अब जरा उस दौर की भी बात कर लेते हैं जब यूपीए सत्ता में आई थी। पिछली सरकार के वक्त की बात कर रहे हैं, तब राज्यपालों को धड़ल्ले से हटाया गया था, एक के बाद एक हटाया गया था और अपने लोगों को राज्यपाल की गद्दी सौंपी गई थी। जरा उस दौर को याद कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा ऐसे राज्यपालों को चिन्हित किया जा रहा है जिनका ताल्लुक कभी कांग्रेस से रहा है। राज्यपालों को हटाने की खबरों के बीच 2 राज्यों के राज्यपालों ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बीएल जोशी और असम के राज्यपाल जेबी पटनायक शामिल हैं। बीएल जोशी 28 जुलाई 2009 से यूपी के राज्यपाल हैं। सूत्रों के मुताबिक सभी कांग्रेसी राज्यपाल इस्तीफा दे देंगे और जो इनकार करेंगे उनका किसी दूसरी जगह तबादला कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ राज्यपाल इस्तीफा न देने पर अड़े हैं। वहीं खबर ये भी है कि राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट आल्वा भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से इस्तीफे के मुद्दे पर मुलाकात कर सकती हैं। बड़े नामों में शीला दीक्षित और शिवराज पाटिल का नाम शामिल है। अब जरा इस पर भी बात कर ली जाए कि आखिर अचानक राज्यपाल बदलने की क्या जरूरत आ गई। तो चलिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। अब जरा याद करिए 2009 का वो दौर जब कांग्रेस सत्ता में दोबारा आई और आते ही उसने हर राज्य में अपने प्रतिनिधियों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त कर दिया। लेकिन वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। बहुमत से सत्ता में आई बीजेपी ने भले ही राजनीतिक मंशा और द्वेष से काम न करने की बात कही हो, लेकिन सरकार के अंदर ही अंदर काफी कुछ चल रहा है। दरअसल सरकार चाहती है कि राज्य और केंद्र के बीच तालमेल बना रहे, इसलिए सरकार का एक बड़ा प्रतिनिधि राज्य में जरूर हो। इसीलिए सरकार का ये फैसला कुछ लोगों के लिए कड़वी दवा से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। कुछ अड़ गए तो कुछ घर गए, हालात कुछ ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। 3 राज्यपालों ने इस्तीफा सौंपने की कहानी यहां से निकलती हुई दिखाई दी, लेकिन कुछ सुप्रीम कोर्ट की दलील देकर राजभवन में और कुछ समय गुजारना चाह रहे हैं। नई राज्यपाल बनी केरल की शीला दीक्षित का नाम इस्तीफा न देने की बात कहने वालों में सबसे ऊपर है। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। ये हालत उन राज्यों के राज्यपाल की हो गई है जिन्हें कांग्रेस ने नियुक्त किया था। कुछ इस्तीफा देकर मामले की तिश्री कर रहे हैं तो कुछ अड़ गए हैं और इस्तीफा नहीं देने की बात कर रहे हैं। पहले बात उनकी जो अड़ गए हैं। शुरुआत शीला दीक्षित से करते हैं।
शीला दीक्षित वर्तमान में केरल की राज्यपाल हैं और ये नियुक्ति हाल ही में हुई। शीला दीक्षित ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि वो गृह सचिव के आदेश पर कोई इस्तीफा नहीं देंगी। इसके लिए गृह मंत्रालय आदेश दे तभी वो अपने पद से इस्तीफा देंगी। अब आपको सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश भी बता दें जिसमें कोर्ट ने 2010 में अपने आदेश में कहा था कि राज्यपाल केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं है और उन्हें विश्वास खत्म होने के नाम पर हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन अदालत ने यह भी कहा था कि केंद्र सरकार ऐसे राज्यपालों को हटाने के लिए कारण बताते हुए राष्ट्रपति को लिख सकती है। नई सरकार के इस कदम से यूपीए और एनडीए में तकरार के आसार पैदा हो गए हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। फिलहाल तो मुद्दों के अभाव से जूझ रहे विपक्ष के लिए ये मुद्दा किसी संजीवनी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलो रुक रहे कुछ देर के लिए, फौरन लौटने कहीं मत जाइएगा। बात निजाम बदलने की। मोदी सरकार यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान नियुक्त किए गए 6 राज्यपालों को हटाने की तैयारी में और सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय द्वारा इन राज्यपालों को खुद पद छोड़ने का इशारा कर दिया गया है। इधर इन सब के बीच जरा ये तस्वीरें देखिए, बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश के लिहाज से। राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आल्वा की पीएम मोदी से मुलाकात उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और असम के राज्यपालों के इस्तीफे की खबरों के बीच में ये हुई है और अपने आप में बेहद अहम समय ये मुलाकात का, जब दिन भर लगातार अटकलें उनके इस्तीफे को लेकर चलती आई हों। पीएमओ से जारी विज्ञप्ति में मोदी और आल्वा के बीच हुई इस मुलाकात के बारे में कोई अन्य जानकारी दी तो नहीं गई, बल्कि इसे एक शिष्टाचार की भेंट बताया गया है। क्या यहां से एक सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी वो मौका देंगे कि आराम से अपने पूरे कार्यकाल को खत्म करके मार्गरेट आल्वा यहां से विदाई लें, या फिर वक्त राजनीति का होगा और अपने नुमाइंदे को राजस्थान में तैनात करने का, और हो सकता है राजस्थान को एक नया राज्यपाल देखने को मिले। तस्वीरें वास्तव में आज जो निकल करके आई पीएमओ से वो दिलचस्प थी। I have not been asked to resign, so I do not know anything about the others. You're meeting with the Prime Minister, ma'am? Yes, that was a courtesy call. I had to congratulate him. I had not met him after he took his oath. ना मुझे कहा गया और ना मैं पद छोड़ने वाली हूं, क्योंकि जब कहा ही नहीं गया तो ऐसा क्यों किया जाए। राज्यपाल मार्गरेट आल्वा का ये बयान सामने आया है। कर्सी कॉल थी, साफ कर दिया उन्होंने। वहीं राज्यपालों के इस्तीफे के मामले में क्या कहा कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने, जरा ये सुनिए। अब ये कुछ मित्र हैं हमारे, और इसमें कुछ कांग्रेसी भी हैं, जो हमारी सूचना है लीडरशिप की नजरों में हमको संदिग्ध करने के लिए इस तरह का प्रचार किया जा रहा है। लेकिन इस प्रचार में कोई दम नहीं। हम आजीवन कांग्रेस में रहेंगे। सक्रिय कार्यकर्ता या निष्क्रिय कार्यकर्ता या साधारण कार्यकर्ता रहेंगे, तब भी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस में हमको उम्मीद है कांग्रेस इस देश में फिर आएगी, स्थापित होगी, उत्तर प्रदेश में भी स्थापित। तो ये भी आज दिन भर से, जरा ये साफ कर दूं, ये जो आप सुन रहे थे बेनी प्रसाद वर्मा को, दिन भर से चर्चा का विषय था और लगातार इस पर चर्चाएं हो रही थी। क्या बेनी प्रसाद वर्मा वापस सपा में जाने वाले हैं? लेकिन आज उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि वो सपा में वापस नहीं जाएंगे, आजीवन वो कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन राजनीति है, कुछ कह नहीं सकते। वहीं सपा नेता नरेश अग्रवाल ने राज्यपालों के इस्तीफे को लेकर अपनी तरफ से बात रखी है। क्या कहा, जरा ये सुनते हैं। देखिए, इस्तीफा देना तो उनका व्यक्तिगत सोच है, व्यक्तिगत निर्णय है। मैं उस पर तो कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि देश के 18 राज्यपालों से इस्तीफा मांगा गया है एक सामूहिक रूप से, ये शुरुआत बहुत अच्छी नहीं। ये तो एक तरीके से देश का भगवाकरण करने की एक सोच चल रही है, और ये सोच भविष्य में देश को बहुत अच्छा संदेश भी नहीं देने जा रही है। जब आरोपों की बौछार हो तो जरूर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी थी। राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपनी तरफ से बचाव करते हुए क्या कहा, जरा ये सुनते हैं। राज्यों के राज्यपालों से राष्ट्रपति ने इस्तीफा मांगा है, और ये कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई प्रथा नहीं है। यदि आपको याद होगा कि 2004 में जब यूपीए की सरकार आई और एनडीए की सरकार गई, तो उस समय कई राज्यों में एनडीए के द्वारा नियुक्त किए गए राज्यपाल।
राज्यपाल के इस्तीफे को लेकर दिन भर हाँ ना की स्थिति बनी रही। अपने इस्तीफे के मुद्दे पर क्या कहा कर्नाटक के राज्यपाल ने, अब जरा ये सुनिए। अपना रिजाइन दे रहे हैं, क्या कह के सर? अरे मुझे कोई नहीं मालूम, मुझे किसी ने ना कहा है ना मैं दूंगा। लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से कोई नोट मिला, कोई लेटर कुछ मिला? नहीं मिला होम मिनिस्ट्री तो को। अभी आप राष्ट्रपति से मिले थे, क्या कर्टसी कॉल था क्या? हाँ, कर्टसी कॉल है मेरा, वो आज से संबंध है। मैं जब से राजनीति में आया तब से तो मेरा। आपने रिजाइन नहीं किया? नहीं, मैं कोई ना रिजाइन करूंगा। मैं जो प्रधानमंत्री जी से और होम मिनिस्टर से मिलूंगा वो बता देंगे कि ये करना वो कर देंगे। और प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो आइए आगे बढ़ते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों प्रदेश सरकार जाना चाह रही है दीवाने आम में। दीवाने आम, वसुंधरा राजे और उनकी कैबिनेट अब सरकारी बंगलों से निकलकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। भरतपुर संभाग की तरह ही अब बीकानेर संभाग के दौरे का खाका भी तैयार किया जा चुका है। बहुमत की बुलंदी पर बैठने के बाद भी सरकार को इस बात का अंदाजा है कि दीवाने खास से ज्यादा जरूरी दीवाने आम है। सरकार, यह शब्द किसी पार्टी को तब मिलता है जब जनता जनार्दन उसे अपने वोटों से गुलजार कर दे, और इस बार जनता ने राज्य की बीजेपी सरकार को 6 महीने में 2 बार गुलजार कर दिया। जनता ने अपना काम कर दिया, अब बारी सरकार की है, लिहाजा सरकार ने भी बिना देर किए काम शुरू कर दिए। भरतपुर संभाग के बाद राज्य सरकार बीकानेर संभाग के दौरे पर जाएगी। तारीखें तय कर दी गई हैं और मंत्रियों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। प्रचंड बहुमत से सत्ता पर काबिज राज्य सरकार हर कदम पर यह दिखाना चाहती है कि वो जमीन से जुड़ी है और जमीनी मुद्दे हल करना सरकार की पहली प्राथमिकता। 19 जून को दोपहर में 3 बजे हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे कबीना को और जो प्रमुख शासन सचिव दौरे पर जाएंगे उनको ब्रीफिंग करेगी किस प्रकार दौरा करना है। पूरे बीकानेर संभाग के अंदर 23 जून को पंचायत समिति मुख्यालय पर जनसुनवाई होगी। बीकानेर संभाग के दौरे के लिए राज्य सरकार की कैबिनेट 19 जून से तैनात हो जाएगी। सरकार के मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो बिना देर किए बीकानेर संभाग की समस्याओं का हल निकालें। इसके लिए मंत्रियों को 3 दिन 20, 21 और 22 जून को बीकानेर के ग्राम पंचायतों का दौरा करना है, जिसमें एक मंत्री एक दिन में 10 ग्राम पंचायतों का हाल जानेगा। 20, 21 और 22 3 दिन मंत्रीगण उनको दिए गए पंचायत समिति में ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करेंगे। प्रत्येक मंत्री लगभग 10 से 15 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उनसे संबंधित गांव में जाएंगे। जो योजनाएं सरकार ने घोषित कर रखी वो किस प्रकार की चल रही है इनका निरीक्षण भी करेंगे। एक नोट बनेगा, उस नोट को उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वहाँ कैंप कार्यालय खोला था वहाँ उसमें भेजा जाएगा ईमेल और उसके द्वारा। सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर वसुंधरा राजे की, एक बात तो तय है, काम करेंगे तो सत्ता में बने रहेंगे, और अगर काम से दिल भटका तो जनता कोई मौका नहीं देगी। और यही कारण है कि अब सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि दीवाने खास से ज्यादा दीवाने आम को तरजीह दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। लेकिन फैसले तो दीवाने खास में ही लिए जाते हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई और अब जरा एक नजर सरकार के कुछ अहम फैसलों पर डाल लेते हैं। आज कैबिनेट की बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए। पवन ऊर्जा नीति 2012 में संशोधन की बात की गई। सरकार अब कुल जरूरत की 6.8% बिजली पवन ऊर्जा संयंत्रों से खरीदेगी। अब तक 6.7% इसकी सीमा थी, जिसको बढ़ाया गया है। 5.7 थी, माफ कीजिएगा, जिसको बढ़ाया गया है। पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने वाली कंपनियों को जमीन आवंटित करने के लिए समिति का गठन करने का भी फैसला किया गया है। विद्युत नियामक आयोग इसकी दरें तय करेगा।
और इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पिछली सरकार की जो पेंशन योजनाएं हैं वो जारी रहेंगी लगातार। इसे लेकर सवाल खुद चुनावों के वक्त वसुंधरा राजे और बीजेपी उठाती आई थी। अंतर्राज्यीय विवाह पर 5 लाख देने की योजना जो है वो जारी रहेगी। प्रदेश के बाहर से अंतरजातीय विवाह करने पर 5 लाख की राशि दी जाएगी। इंटरकॉस्ट मैरिज को सपोर्ट करने के लिए ये पिछली सरकार की योजना थी, इसको आगे बढ़ाने की बात की गई। और हर बुधवार को जयपुर में मुख्यमंत्री और मंत्री जन सुनवाई करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है दीवाने आम में जाने की। मंत्रियों को सोमवार से गुरुवार जयपुर में रहने के आदेश दिए गए हैं। कहा गया है कि जनता के बीच रहें, उनकी जनसुनवाई करें। वहीं जनता की समस्या को लेकर मंत्रियों को तत्परता बरतने के भी निर्देश आज दिए गए। जनता के बीच रहने की और उनकी सुख दुख में भागीदार बनने की बात कही गई। और आज जो बैठक थी कैबिनेट की, इसके बाद में दरअसल रास्ता तैयार होता बीकानेर जाने का। इससे पहले याद होगा भरतपुर सरकार गई थी और उसके बाद उसी तर्ज पर बीकानेर जाने की तैयारी है। क्या रहेगा बीकानेर का कार्यक्रम, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। जरा समझें, 9 जून से 30 जून तक राज्य सरकार बीकानेर संभाग के दौरे पर रहेगी। सचिवों की बैठक लेकर 19 जून से 30 जून तक रहेगी और उसके सचिवों की बैठक लेकर उन्हें दौरे के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। प्रत्येक मंत्री 10 से 15 ग्राम पंचायत मुख्यालयों एवं संबंधित गांवों का दौरा करेंगे, यानी कि तमाम पंचायत मुख्यालयों को छूने की कोशिश है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पहुंचने का इरादा रखती है सरकार। उस दौरान सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन भी होंगे। ड्रॉप आउट की स्थिति, शिक्षकों की कमी, विद्युत एवं जल आपूर्ति, जरा ये समझिए। ये विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दे थे जिसे गहलोत की सरकार के खिलाफ भुनाने की कोशिश की गई थी और उन्हीं को एड्रेस करने की बीकानेर में कोशिश हो सकती है। अस्पतालों का भी जिक्र है और मुख्यमंत्री दवा योजना जो पुरानी स्कीम है उस पर भी फोकस। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार की स्थिति का निरीक्षण करने की बात की गई और सभी मंत्री एक विस्तृत नोट तैयार करेंगे जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को यहां पर दी जाएगी, यह जरूरी कर दिया गया है। 23 जून को पंचायत समिति मुख्यालयों पर जनसुनवाई होगी। आवाज जनता की सुनी जाएगी। मंत्री और उनके साथ प्रमुख शासन सचिव स्तर के अधिकारी जन सुनवाई में मौजूद रहेंगे। अधिकारी इसलिए ताकि जल्द से जल्द समाधान किया जा सके और जन सुनवाई में जो समस्याएं आएंगी उन्हें फौरन सॉल्व करने की कोशिश होगी और इसकी निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा वहां की जाएगी। एक नंबर अलॉट किया जाएगा और उस नंबर के जरिए आप ट्रैक कर पाएंगे कि आखिर कितना काम हुआ है। इसके बाद में 30 जून को बीकानेर में कैबिनेट बैठक होगी जिसमें सारी समस्याओं और फील्ड रिपोर्ट्स को एक साथ रखा जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, लेकिन देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं वेबसाइट firstindianews.com पर।